Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Sarna religion. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 culture point of view. सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखिए हमारे देश में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रिलीजन्स आइडेंटिफाइड हैं वो हैं 6 रिलीजन्स। दीज आर हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी करंट न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि देयर आर ट्राइबल कम्युनिटीज़ स्पेशली अक्रॉस 5 स्टेट्स दैट आर झारखंड, उड़ीसा, असम एंड टू सम एक्सटेंट वेस्ट बंगाल दैट आर demanding from the central government to recognize Sarna religion as a separate religion for the purpose of future census। तो ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक नॉर्मली ट्राइबल्स को हम लोग मेनली क्रिश्चियनिटी में या फिर हिंदुइज्म में देख रहे हैं। मेनली यही दो धर्म को ट्राइबल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन देर आर सम ट्राइबल्स हु बिलीव कि दे नाइदर बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी नॉर टू हिंदुइज्म, और वो जिस तरह के उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उसके हिसाब से उनको एक अलग रिलीजन में काउंट किया जाना चाहिए, और उस रिलीजन का नाम वो लोग कहते हैं सरना रिलीजन। एंड दे वांट द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज देम as a member of a different religious group, Sarna religion group। तो क्या है सरना रिलीजन? सरना धर्म ऑफ ट्राइबल, इसको मानने वाले जो भी लोग हैं, दे वर्शिप नेचर, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। एट प्रेजेंट दे आर क्लासिफाइड एज ए सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के अंदर ही एक सब सेक्ट माना जाता है इनको अभी तक, लेकिन दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज हिंदूज एंड दे हैव बीन फाइटिंग फॉर लॉन्ग टू हैव अ सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरना रिलीजन के लोगों को अलग से सेपरेट आइडेंटिटी या अलग रिलीजन का आइडेंटिटी देना चाहिए? सो वाई देर इज़ नीड ऑफ डिफरेंट सरना कोड? सो देर आर सम सपोर्टर्स हु बिलीव कि ये जो ट्राइबल्स हैं जो सरना रिलीजन के लिए अलग से आइडेंटिटी डिमांड कर रहे हैं, उनको ये आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, बिकॉज देयर हैव बीन कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन दिस ट्राइबल पॉपुलेशन। इन लास्ट 8 decades द पॉपुलेशन percent of the tribal people in the state has come down to 26% from 38%. So mainly because the tribals are getting converted into other Christianity and all, and tribal population over a period of time is coming down. तो ट्राइबल की आइडेंटिटी और कल्चर और उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन स्टेट्स में उनको एक अलग से रिलीजन की आइडेंटिटी, सरना रिलीजन की आइडेंटिटी दे सकते हैं, ताकि ट्राइबल जो कल्चर है वो रिटेन रह सके, कंजर्व रह सके। दूसरा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए सरना रिलीजन कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए सेपरेट कोड। रीजन बिंग, ये जो सरना कोड है या सरना रिलीजन जो लोग मानते हैं कि वो एक अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेरी मच इंटीग्रेटेड विथ इन्वायरमेंट। दे रेस्पेक्ट नेचर, दे लव ट्रीज, उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर सरना रिलीजन को एक अलग से आइडेंटिफिकेशन दे दी जाए, एक अलग रिलीजन की तरह आइडेंटिफिकेशन दे दी जाए, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। तो दीज आर 2 बेसिक आइडियाज़ इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग सरना एज ए सेपरेट रिलीजियस कोड। बट देयर आर सम क्रिटिक्स ऑल्सो। क्रिटिक्स का मानना है कि देखिए, the term Sarna is not common to all the adherers of the naturalistic religion। naturalistic religion से हमारा मतलब है कि वो सारे ट्राइबल्स जो नेचर को ही अपना गॉड मानते हैं। हम लोग मोटा मोटा सबको सरना रिलीजन के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं नेचुरलिस्टिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को सरना रिलीजन में काउंट किया जाना चाहिए। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो उसके अंदर भी देयर आर अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। नॉट ऑल ऑफ द नेचुरलिस्टिक रिलीजन फॉलोअर्स, especially the tribals who follow naturalistic religion, not all of them call themselves as adherers of सरना रिलीजन। वो अलग अलग नाम से अपने आप को पहचानते हैं। तो अगर सरना नाम से उन सबको आइडेंटिफाई करके बोला जाए कि आज से आपका जो धर्म है उसको हम सरना धर्म नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो दैट विल ऑल्सो लीड टू सम प्रोटेस्ट एंड डिस्क्वाइट, क्योंकि अदर ट्राइब्स आर फॉलोइंग नेचुरलिस्टिक रिलीजन बट दे डोंट वांट टू फॉलो सरना टर्म and they may protest and that may create chaos। तो आखिर सब लोग को एक
नाम से क्यों बुलाया जाना चाहिए जब वो अपने धर्म को या अपने प्रैक्टिसेस को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो एक सरना कोड बोल करके नेचुरलिस्टिक रिलीजन फॉलो करने वाले सारे ट्राइबल्स को एक नाम से बुलाया जाना शुरू कर दिया अगर, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू सम प्रोटेस्ट एंड बैकलैश। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Bard versus ChatGPT. This topic is important from our syllabus GS paper 1 essay point of view. I'm so sorry, paper 1 essay perspective and GS paper 3 science and technology point of view. थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सो उसके बेसिस पे फिर ये Bard वर्सेस ChatGPT के बीच का डिफरेंस समझेंगे। देखिए, नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ ऐसे डिफाइन किया है। It is constellation of technologies that enable machines to act with higher level of intelligence and emulate the human capabilities of sense, comprehend and act. तो यहाँ पे इस emulate वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे सेट ऑफ मशीन्स हैं जो इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे हम ह्यूमंस अपने आम दुनिया में डे टू डे बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। वी टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेलिजेंस। आप कहीं जा रहे हैं और सामने आप देखें कि सड़क टूटी हुई है तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। सो दैट इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक इंटेलिजेंस की सड़क टूटा हुआ है तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ। बट जब मशीन्स भी इस तरीके के डिसीजंस अपने लेवल पे लेने लगे ऑन द मोमेंट और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अगर मशीन्स अपना फैसला लेने लगे तो आप कहेंगे कि मशीन्स भी हमें इमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मशीन्स आर नॉट एक्टिंग इन एन इंटेलिजेंट मैनर इन रियल सेंस या ओरिजिनल सेंस, जिस तरीके से हम फैसला करते हैं। तो मशीन्स के अंदर इस तरीके से डेटा पुट किए हुए हैं, इस तरीके का उनमें स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है कि अगर उनको चीज़ें सही नहीं लगेंगी, रास्ता टूटा हुआ लगेगा, सो दे हैव बीन कोडेड और डिजाइंड इन सच ए मैनर दैट दे विल चेंज देयर पाथ। तो उनकी कोडिंग या डिजाइनिंग ऐसी की गई है कि वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम काम कर रहे होते। दे आर एमुलेटिंग अस एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इंटेलिजेंट बट नॉट ओरिजिनली इंटेलिजेंट लाइक अस ह्यूमंस। दे आर नोन एज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके अंदर डेटा या कोडिंग हमने इनपुट दी हुई है। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है वो समझना है तो आपको समझना होगा कि देखिए, वी ह्यूमंस हैव टू एस्पेक्ट्स मेनली, मेंटल एज वेल एज फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट है जिसको फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, राइट, हमारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑल। मेंटल एस्पेक्ट इज द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट दैट हेल्प्स अस इन थिंकिंग एंड दिस मेंटल एस्पेक्ट सेपरेट्स अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मशीन। क्योंकि मशीन्स तो हमारा फिजिकल काम आसान कर सकता है, कोई लिफ्ट है या कोई मान लीजिए कोई लिफ्टिंग मशीन है या इस तरीके के जो ड्रैग करने वाली मशीन्स होती हैं। तो जितने भी इस तरह के मशीन्स हैं दे कैन रिड्यूस आवर फिजिकल वर्क, बट द मेंटल वर्क हैज़ टू बी डन बाय ह्यूमंस देमसेल्फ, द इनपुट हैज़ टू बी गिवन बाय द ह्यूमंस देमसेल्फ, राइट। तो and this mental activity, that is the key difference between we humans and the machines. But over a period of time now such machines are being developed who can or machines can act to some extent in an artificial intelligent manner. For example, you see this refrigerator or washing machine. पहले के वॉशिंग मशीन में सारे इनपुट्स हमें खुद देने पड़ते थे, कितने दिन तक वॉश करेगा, फिर कितने दिन तक ड्राइंग करेगा। बट नाउ दीज मशीन्स एज पर द फैब्रिक ऑफ द क्लॉथ्स दे मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, किसको कितने देर तक वॉश करना चाहिए, उसके बाद कितने देर तक ड्राइंग करनी चाहिए। तो दे टू सम एक्सटेंट आर एक्टिंग लाइक अस ओनली, दे आर डूइंग द थिंकिंग पार्ट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल वर्क ऑफ जस्ट वॉशिंग द क्लोथ्स, दे आर डूइंग द थिंकिंग पार्ट ऑल्सो, बट दैट थिंकिंग इज नॉट ओरिजिनल वन। हम तो सोच समझ करके धोते हैं ना कि नहीं आज चलो कम धो रहे हैं, आज वक्त कम है, बट ये मशीन्स दे आर डूइंग दिस एक्शन कि कितने वक्त तो धोना ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट गिवन, कि इस तरह के फैब्रिक हो तो इतने देर धोना है, इससे ज़्यादा टफ फैब्रिक हो तो ज़्यादा देर तक धोना है। सो दैट इज़ हाउ दे आर एक्टिंग इन एन इंटेलिजेंट मैनर, taking decisions as per the situation, but those decisions are not original decisions. These decisions are based on some already input data given to them by humans, and that is why such machines are known as artificially intelligent machines. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स जो हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। उसमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉक्स या सिस्टम होता है चैट बॉट। आजकल आप कई सारे वेबसाइट पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप जैसे उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होता है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू,
माई नेम इज़ दिस XYZ, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपको लगता है सामने से कोई चैट कर रहा है, आप फिर पूछते हैं आई वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो फिर उधर से जवाब आता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, इतने टाइम में डिलीवर हो पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान सामने से चैट कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो आप समझिए चैटबॉट है जो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसके पास इतने सारे डेटा हैं कि अगर कोई भी इंसान आता है इस वेबसाइट पे और वो इस तरह के सवाल पूछेगा तो ऐसा जवाब आना चाहिए, ऐसे सवाल पूछेगा तो ऐसा जवाब आना चाहिए। सो दीज आर चैटबॉट्स विच आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट system. These are software applications that are used for online chat conversation and all. They can have text to speech conversation and that is how they are an example of artificial intelligence. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है Amazon का Alexa. अब चैटबॉट में भी हाइयर लेवल के चैटबॉट्स आ रहे हैं और वो हाइयर लेवल के चैटबॉट्स को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्चुअल चैटबॉट्स. Contextual chatbots are those chatbots that can make discussion on a particular context and that too in a deeper manner. जैसे कि रिलीजन पे, कॉन्शियसनेस पे, रोबोटिक्स पे एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी वो डीपर लेवल पे डिस्कशन कर पाएँ एंड दे डू हाइयर लेवल ऑफ एनालिसिस, not just the basic data given to them, but they are able to analyze those data, process those data also and do some higher level of discussion. तो इस तरह के चैटबॉट को कहा जाएगा कॉन्टेक्चुअल चैटबॉट. तो आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में भी थोड़ा सा हाइयर लेवल का या कॉम्प्लेक्स लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को आप कह सकते हैं कॉन्टेक्चुअल चैटबॉट, कि उसमें आप जब चैट करने लगे तो वो थोड़ी सी हाइयर लेवल की भी बातें कर रहा है, रिलीजन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे बातें भी कह रहा है जो ओरिजिनली उस सिस्टम में डेटा के फॉर्मेट में इनपुट नहीं किया गया था, बट उस सिस्टम में एनालिसिस करके ये सारे डेटा खुद के लेवल पे डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक डेटा दैट वाज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ इनपुट टू दैट सिस्टम. तो ऐसे चैटबॉट्स को कहा जाएगा कॉन्टेक्चुअल चैटबॉट. और ऐसे कॉन्टेक्चुअल चैटबॉट का एग्जाम्पल हो सकता है चैट जीपीटी, चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर. Chat GTP can be an example of generative artificially intelligent system या contextual chatbot which can be used to create a new text, image, video, audio or any synthetic data. ये Chat GPT आज के टाइम में कर सकता है. It is based on large language model. तो एक टेक्निकल टर्म है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कोडिंग में. ये इस मॉडल के बेसिस पे Chat GPT को डेवलप किया गया है. Chat GPT, as I said, is developed on large language model, which is a type of deep neural network that uses billions of parameters and is trained with petabytes of data. That is why it is known as GPT-3. किस किस तरह के काम कर सकता है Chat GPT? तो Chat GPT can provide answer to a question, complete a given text or phrase, write fiction. तो आप उसको कहानियाँ बोलेंगे, वो कहानियाँ लिख देगा. आजकल ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं जिसमें आप बेसिक बातें बताएं कि मुझे ऐसी कहानी चाहिए जिसमें हीरो हो, ऐसा हो वैसा हो, मोटी मोटी बातें बताएं, वो सिस्टम आपको पूरी कहानी डिटेल में लिख करके दे देगा. तो ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं. दीज आर डेवलप बेस्ड ऑन सच ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. उसका एक एग्जाम्पल है Chat GPT. वो फिक्शन स्टोरीज लिख सकता है, नॉन फिक्शन कंटेंट लिख सकता है, प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक चैटबॉट रेस्पॉन्सेज, ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. ये सब कुछ कर सकता है Chat GPT. अब Chat GPT हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि Chat GPT के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया. तो माइक्रोसॉफ्ट इज नाउ इन्वेस्टिंग $10 billion दिस ईयर ऑन दिस ओपन artificial intelligence system Chat GPT, or now Microsoft is going to integrate this Chat GPT with its Bing search engine. इससे होगा क्या कि Bing search engine will automatically become much more prompt and a strong search engine. It will be able to search the content that a user wants to have in a very short span of time without much input from the user side. आप बस बोलेंगे और बिंग सर्च इंजन आपके इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं वो सर्च इंजन में ढूंढ के ला करके रख देगा. और ये सब कुछ हो पाएगा इफ़ माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है बिंग उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए Chat GPT से, जो एक तरीके का ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है विच इज़ वर्किंग ऑन पेटाबाइट्स ऑफ डेटा and which can make a lot of contextual chat discussions, chat
चैटबॉट। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन करने का जब फैसला किया है तो गूगल कैन ऑल्सो नॉट लैग फार बिहाइंड। तो गूगल ने भी अब काउंटर एक्शन लेना शुरू किया एंड गूगल हैज़ नाउ स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन इट्स ओन डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड। तो गूगल हैज़ कन्फर्म दैट इट विल नाउ सून स्टार्ट पब्लिक टेस्टिंग ऑफ इट्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड। बार्ड इज बेस्ड ऑन गूगल्स लैंग्वेज मॉडल इटसेल्फ, लैंग्वेज मॉडल ऑफ डायलॉग एप्लीकेशन लैम्डा। तो मुद्दा यह है कि चैट जीपीटी के पीछे जो लैंग्वेज मॉडल है, ये तो टेक्निकल बातें हैं, सो आप कह सकते हैं कोडिंग है। चैट जीपीटी के पीछे उसका नाम है GPT-3, जबकि बार्ड के पीछे जो कोडिंग है उसका नाम है लैम्डा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट डेटा फीड, बार्ड इंफॉर्मेशन कट ऑफ। तो बेसिकली आपको पीटी पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के साथ आ रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू गूगल और लैम्डा के ऊपर ही लैम्डा जो लैंग्वेज मॉडल है उसके बेसिस पे डेवलप किया जा रहा है बार्ड विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट द सर्च इंजन ऑफ गूगल। तो भाई जब माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अपने सर्च इंजन बिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है विथ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, तो गूगल तो शांत नहीं बैठ सकता। सो गूगल इज कमिंग अप विद बार्ड विच विल मेक द सर्च प्रोसेस और द सर्च इंजन मच मोर इफेक्टिव। अच्छा, इस तरह के जो चैटबॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ वो कर ही सकते हैं, आज भी उनके अंदर कई सारे लैकुना है। फॉर एग्जांपल, अगर उनको कोई स्टोरी लिखने को दी जाए, कोई लैंग्वेज कोई सेंटेंस पूरा करने को दिया जाए, तो मैनी टाइम्स दे यूज नॉन सेंसिकल वर्ड्स और नॉन सेंसिकल आंसर्स और इनकरेक्ट वर्ड्स। मैनी टाइम्स दे ओवर यूज सर्टेन फ्रेजेज एंड ऑल। सो अभी भी दे हैव नॉट अटेन्ड परफेक्शन, देयर हैव बीन सम lacunas here and there, but over a period of time of course they will improve। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जुपिटर विच इज नाउ हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो जुपिटर बीट्स सैटर्न इन नंबर ऑफ मून्स। तो करंट न्यूज ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स अराउंड जुपिटर, और इसके साथ ही जुपिटर का टोटल नंबर ऑफ मून्स हो गए हैं 92 एंड दैट मेक्स जुपिटर अ प्लैनेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। तो अब जुपिटर के मून्स हैं 92। सब सारे मून्स के नाम अभी रखे भी नहीं गए हैं। ऑफ कोर्स जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और इसके सबसे ज़्यादा अब मून्स भी हो गए हैं 92। जुपिटर एंड सैटर्न आर लोडेड विथ स्मॉल मून्स। जुपिटर और सैटर्न के अराउंड काफ़ी सारे मून्स हैं। माना जाता है कि ये जो मून्स हैं जुपिटर और सैटर्न के अराउंड, दे हैव बीन क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ वंस अ बिगर मून इनटू स्मॉलर वंस बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ दैट मून विथ सम एस्टेरॉयड और कॉमेट। तो जुपिटर और सैटर्न के अराउंड इतने सारे मून्स हैं, उसके पीछे कारण ये है कि माना जाता है कि उनका एक लार्ज मून होगा जो किसी कॉमेट या एस्टेरॉयड से टकरा गया होगा, उसके बाद से ये मून ब्रेक कर गया कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड दैट इज लीडिंग टू or that has led to so many large number of moons around Jupiter and Saturn. The same is true for Uranus and Neptune also, but Uranus और Neptune अर्थ से इतने दूर हैं कि उनके मून को काउंट कर पाना अभी के लिए हमारे लिए कठिन है। तो Uranus has 27 confirmed moons while Neptune has 4 confirmed moons, Mars has 2 and Earth of course has 1. Venus and Mercury do not have moons, they are empty. So Jupiter के नए मून्स के डिस्कवरी के साथ ही ना जुपिटर हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स दैट इज़ 92। बट ये जो नए मून्स अभी डिस्कवर किए गए हैं जुपिटर के, इनके अभी तक नाम नहीं रखे गए हैं, दे आर येट टू बी नेम्ड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वैक्सीन टू रिड्यूस वर्मिन पॉपुलेशन। सो वर्मिन क्या होते हैं पहले ये ज़रा समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज़। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें वर्मिन्स को समझना होगा कि वर्मिन्स क्या होते हैं, और वर्मिन्स को समझने के लिए हमें समझना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और फॉरेस्ट को लाया गया कंकरेंट लिस्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके अंदर 6 शेड्यूल्स हैं। देयर आर 6 शेड्यूल्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और ये 6 शेड्यूल्स हैं, ये
अलग अलग एनिमल स्पीसीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। छठा शेड्यूल अलग है, उसके बारे में हम देखेंगे। बाकी ये जो 5 शेड्यूल्स हैं वो अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और अलग अलग कैटेगरीज में एनिमल्स को अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो जैसे कि शेड्यूल 1 में एनिमल्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल 2 में उससे थोड़ा कम, ऐसे। तो जो भी एनिमल शेड्यूल 1 में कैटेगराइज कर दिया गया, जो भी स्पीसीज शेड्यूल 1 में कैटेगराइज कर दिया गया, उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, फिर ऐसे थोड़ा कम शेड्यूल 2 में, ऐसे करके। तो मुद्दा यह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये कानून है भारत सरकार का, जो अलग अलग एनिमल स्पीसीज़ को अलग अलग शेड्यूल्स में डिवाइड या कैटेगराइज करता है, और उसी के लेवल पर डिसाइड होता है कि उनको किस लेवल का वैरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड। तो पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड फॉर दोज एनिमल्स दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड इन शेड्यूल 1 to 4। उसमें भी अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यू सी शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स हैं, दीज स्पेसीज listed in schedules are forbidden from being hunted in India. Species on this list have absolute protection. It is illegal to trade in these animals. जबकि शेड्यूल 2 में animals on this list are also afforded high level of protection with trade prohibited. They cannot be hunted unless there is a threat to human life or they are suffering from disease, disorder or it is beyond recovery. तो मुद्दा है कि शेड्यूल 1 वाले एनिमल्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है, उससे थोड़ा कम शेड्यूल 2 वाले को। Schedule 3 and Schedule 4 contain non-endangered species. They include protected species where hunting is prohibited, but the penalty for violation is less severe as compared to first two. यानी कि पहले दोनों में जो स्पीसीज हैं इनको हंट करने पे पेनल्टी बहुत स्ट्रिक्ट होगी, पनिशमेंट होगा, जेल हो सकती है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में कैटेगराइज किए हुए स्पीसीज के ऊपर नहीं है, बिकॉज शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 कंटेन स्पीसीज बेसिकली दैट आर नॉन इंडेंजर्ड। जबकि शेड्यूल 5 वो स्पीसीज हैं दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड वर्मिन एंड दैट कैन बी हंटेड। वर्मिन मतलब ऐसे जानवर जिनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो समाज के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है वर्मिन, और उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है शेड्यूल 5 में, और उनकी हंटिंग जो है वो परमिटेड है। तो शेड्यूल 5 कंटेन्स दोज एनिमल्स हु आर डिक्लेयर्ड वर्मिन एंड देयर हंटिंग इज परमिटेड। शेड्यूल 6 इज नॉट अबाउट एनिमल्स, इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्लांट्स दैट जिसका पोजेशन, सेल, ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो शेड्यूल 6 में ऐसे प्लांट्स के बारे में जिक्र की गई है जिनका पोजेशन, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो प्लांट कल्टीवेशन एंड ट्रेड आर ओनली परमिटेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे ओपीएम वगैरह एंड ऑल शेड्यूल 6 में। सो शेड्यूल 6 दिस द प्लांट्स इन दिस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या करना शुरू किया है, ये जो शेड्यूल 5 में एनिमल्स हैं, जैसे आप देखिए नील गाय वगैरह, इन सब की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने एक वैक्सीन डेवलप करना शुरू किया है। इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट ऑफ द स्पीसीज दैट हैव बीन बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक फॉर ह्यूमंस and that have been declared vermins. The vermins are usually considered as problem or nuisance animals that attack humans, crop, livestock or property. तो इस तरह के वर्मिन्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो वैसे भी शेड्यूल 5 में है, जिनको वैसे भी उनकी हंटिंग अलाउड है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज पॉपुलेशन, उन वर्मिन्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर कॉन्ट्रासेप्टिव वैक्सीन्स या मेजर्स डेवलप किए जा रहे हैं बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज़ बेस्ड इन देहरादून, और इसका काम ही है स्पेशलाइज रिसर्च करना इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ETC। तो उसमें ये इस तरह के वैक्सीन डेवलप कर रहा है ताकि वर्मिन एनिमल्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निसार मिशन। इट इज कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड इसरो फॉर अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। It will be launched using GSLV Mach 3 satellite launch vehicle. This is wrong. ISRO will provide radars and communication system of the satellite. This is also wrong. So the correct answer is option A. Which of the following statements regarding Laffer curve are correct? It shows relationship between tax rate and tax payment behavior of the people. This is right.
एंड टैक्स रेट इंक्रीजेज बियॉन्ड अ क्रिटिकल पॉइंट, टैक्स कलेक्शन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो हमने देखा था ना, इन्वर्टेड यू जैसा स्ट्रक्चर होता है लाफर कर्व का, एक लिमिट के बाद अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते रहेंगे तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन घटने लगेगा। दिस इज करेक्ट, दैट इज हाउ इफ टैक्स रेट इंक्रीज बियॉन्ड अ क्रिटिकल पॉइंट टैक्स कलेक्शन स्टार्ट्स falling. Correct answer is option C. Both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.